हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। एक बार फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूपीपी री एग्ज़ाम की क्लास, जो कि प्रैक्टिस सेट है। मैंने प्रॉमिस किया है जब तक कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँगी, और उसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं होंगे। ठीक है, मोस्टली मैं ट्राई करूँगी कि आपको न्यू क्वेश्चंस मिलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप जो है हल कर सको। इसमें आज की क्लास में हम लोग टारगेट कर रहे हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ के साथ जैसा कि मैंने कहा है, करंट अफेयर को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, उसको जाने नहीं देंगे, उसको हाथ में हम पकड़ के रखेंगे और अपना करंट अफेयर वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसीलिए आज की क्लास में आपको 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर मैं लेकर के आती हूँ प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो आज की क्लास में भी आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर के, जो कि दिसंबर मंथ के होने वाले हैं। दिसंबर 2023 को आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहे होंगे तो आज के क्लास के जो भी क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर के, वो आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि दिसंबर मंथ के करंट अफेयर यहाँ पे जो भी डाले गए हैं सारे करंट अफेयर मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूँगी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी, आपके साथी भी पढ़ सकें अच्छे तरीके से और अपना रिवीजन कर सकें, और रिवीजन के माध्यम से वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों का जो भी टारगेट है उसमें आपको बूस्ट करता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, रिवीजन में आपकी बहुत सीधे तरीके से मदद करता है। तो डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं आज की क्लास को। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्च आमतौर में भारत में किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित हैं? तो अगर आप लोग कभी किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं हिमाचल गई थी तब वहाँ पे एक जगह पड़ती है मैक्लोडगंज, ठीक है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो वहाँ पर मैंने कुछ पेड़ देखे जो कि इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस प्रकार से ये वन थे। ठीक है, ये ही पर्वतीय वन कहलाते हैं, जिसमें कि सिल्वर, फर, जूनिपर और पाइन्स, बर्च, ठीक है, ये सारे प्रकार के वनस्पतियां सम्मिलित होती हैं। तो ये जो भी नाम दे रखे हैं आपको, ये पर्वतीय वनों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जब भी कहीं जाएं घूमने, तो वहाँ की जो लोकल एरिया होता है, जो वहाँ के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, वो देखें। ठीक है, वहाँ के भूगोल से संबंधित, वहाँ की धरती, किसी भी एरिया में आप जाएं, आप हिल स्टेशन पर जाएंगे तो आप वहाँ के पहाड़ों का अवलोकन कर सकते हैं, नदियों पर ध्यान दे सकते हैं कि जिस जगह पर आप गए हैं वहाँ से कौन सी नदियाँ बह रही हैं, उस जगह पे कौन सी नदी होगी, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये क्या है, आपकी स्टडी को एकदम से प्रैक्टिकली आपको दिखा देता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक सजेशन है, तो आप कभी जाएं तो इस पर गौर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पर ये फैक्ट्स मैंने दे रखे हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अगला क्वेश्चन है, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। पृथ्वी की अंतरम परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? मतलब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, अगर पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसे हम अलग कर लें काट कर, तो इस तरीके से ये 3 परतें होती हैं। ठीक है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर बिल्कुल भीतरी परत को कहते हैं, उसके बाद बीच वाला मेंटल होता है, और क्रस्ट जैसा कि आप समझ सकते हो, क्रस्ट ऊपर वाला होगा। ठीक है, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस होती है ना, बाहर वाला सबसे क्रंची हिस्सा होता है, तो इसको क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, और सबसे अंदर वाले को कोर कहते हैं। तो ये कह रहा है अंतरम परत मतलब कोर जो है किससे बनी होती है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो जो अंतरिम परत कोर होती है, ये बेसिकली निकिल और फेरस अर्थात लोहे से बनी होती है। ठीक है, लोहे से बनी होती है, इसीलिए इस परत को नीफे भी कहा जाता है। नीफे जब हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो नीफे लिखते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह होते हैं हमारे आइनोस्फीयर में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की
आप लोगों को पढ़ते पता है, सबसे पहले जो होता है इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सबसे पहली जो परत होती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर की सबसे पहली परत जो है इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद आयनोस्फियर आता है, फिर एक्सोस्फियर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये परतें आप लोग देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आने से पहले यहाँ जो आयनोस्फियर है इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता क्या है, आयन मंडल जैसे आयनोस्फीयर दे दिया, ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में दे दिया नाम, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम आप लोगों को पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। रेडियो जो आयनोस्फीयर होता है, रेडियो एक्टिव तरंगों को परावर्तित करने के लिए उपयुक्त होता है। धरातल से आयनोस्फीयर की दूरी जो है 80 से 640 किलोमीटर तक की होती है, और यहाँ पर तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है, इस और दबाव बहुत कम होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे यूवी फोटॉन्स होते हैं और उच्च वेग के जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उनका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। इसीलिए इस जो परत है वायुमंडल की, इसको क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के चक्रवात मुख्य रूप से किस दौरान होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उठता है तो वो मानसून आने से पहले की स्थिति होती है या फिर मानसून आने की बाद की स्थिति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जब भी भारत में उड़ीसा के तट पर, ठीक है, जब चक्रवात टकराते हैं तो मानसून के पहले की स्थिति होती है। कहने का मतलब है कि जून शुरू होने वाला होता है उस समय चक्रवात आते हैं, या फिर मानसून समाप्त हो चुका होता है, मतलब कि अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ में आप लोगों को चक्रवात देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चंद्र संख्या का गलत युग्म है? तो देखिए, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह का केवल 1 ही चंद्रमा है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल 2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के फैक्ट्स देखिए, यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, या आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में तापमान का व्युत्क्रमण आमतौर पर क्या होता है, ये हमें बताना है। तो जो तापमान का व्युत्क्रमण है ये तब होता है जब आसमान साफ होता है और शांत हवा होती है। रातें कैसी होती हैं? सर्दियों की होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साफ आसमान, शांत हवा के साथ सर्दियों की रातें। इसके कुछ फैक्ट्स दिए हैं तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने लगती है, सही बात है। जैसे जैसे जो ट्रोपोस्फियर है, मान लीजिए ये पहली परत है जिसे कि हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी होने लगती है। आप ऐसे फील करके देखो, जब हम मैदानी इलाकों में होते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हो, तब आपको गर्मियों में, मान लेते हैं जून के महीने में, टेम्परेचर फील होगा 35 से 40 डिग्री, ठीक है, 35-40 डिग्री, या कभी कभी 45 डिग्री भी पहुंच जाए। लेकिन अगर आप मसूरी चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, तो वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो इससे आप सीधा सीधा ये पता लगा सकते हो कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की वृद्धि के साथ तापमान की कमी होने लगती है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। कई बार स्थिति उलट जाती है और सामान्य ह्रास दर उल्टी हो जाती है, इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तापमान के व्युत्क्रमण के दौरान ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह के करीब रुकी हुई हवा का एक पॉकेट बन जाता है, जो संभवतः तापमान का व्युत्क्रमण का पक्ष लेती हैं। मतलब कहने का ये है, जब रातें सर्दियों की होती हैं तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये जो ट्रोपोस्फियर है हमारा, ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हवा ऊपर की तरफ गर्म होने लगती है, और यहाँ जो धरातल के नीचे का तापमान है, धरातल के पास का तापमान है, ये कम होता है, ठीक है। ऊपर गर्म होगा, नीचे ठंडा होगा, इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। और सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, इसी वजह से रात के दौरान जमीन की सतह से स्थलीय विकिरण द्वारा गर्मी का नुकसान आने वाला सौर विकिरण की मात्रा से अधिक हो सकता है।
यही तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल इन ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं? तो पश्चिम बंगाल एक तरफ, मतलब पूर्व में इस तरफ, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो गए। तो मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ करने का प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए। भारत का थोड़ा गड़बड़ बने तो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई है, चलो इसको ठीक करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से, आई होप अब ये क्लियर बन जाएगा। हाँ, काफ़ी हद तक बन गया है। तो देखो बंगाल आपका कहाँ पर है? बंगाल आपको ये इधर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो पूर्व में ये बांग्लादेश के साथ कुछ इस तरीके से रहेगा, बांग्लादेश के साथ। उत्तर में नेपाल की तरफ, नेपाल से जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, नेपाल से। और पूर्वोत्तर में भूटान, यहाँ पर ऊपर आपको भूटान मिलता है। तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब ऑप्शंस में सिक्किम भी है, तो सिक्किम, भूटान और चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन है मैचिंग वाला। एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ सर्वोच्च शिखर दे रखे हैं। ठीक है, तो केरल का जो सर्वोच्च शिखर है ये हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। ठीक है, उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी। तमिलनाडु का हो जाएगा दोदाबेटा और नागालैंड का हो जाएगा सरमाटी। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें ध्यानपूर्वक करने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना हुआ है? तो जो महान हिमालय है इसका जो कोर है ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है, हमको बताना है। तो जो प्राणहिता नदी है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे दे रखा है गोदावरी नदी की फैक्ट्स दे रखे हैं, तो आप लोग ये समझ लो कि जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये भी यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और दक्षिण भारत की सहायक नदियों का अगर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? निक्षालन मतलब जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से और वो मिट्टी जब जाकर के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है तो उससे कौन सी किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है मृदा निक्षालन से बनती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर से उठने वाले समशीतोष्ण चक्रवातों से पंजाब में वर्षा होने से किन फसलों का लाभ होता है? तो देखिए भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं, समशीतोष्ण चक्रवात, इनसे सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। यही लगभग दिसंबर जनवरी में मान लीजिए। तो जब दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है तो उस समय खेतों में कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रबी की फसलों को जो है लाभ मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस अपर्दन कारक द्वारा सर्क भूरूप का निर्माण होता है? क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सर्क है ये किस प्रकार की अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कहा जा सकता है, सर्क स्थलाकृति या सर्क अपर्दनात्मक आकृति। अपर्दनात्मक लिख देती हूं मैं, अपर्दनात्मक आकृति किस के कारण निर्मित होती है? ठीक है, तो जो सर्क होते हैं ये हिम नदी या हिमानी के कारण
निर्मित होते हैं। पहाड़ियों पर या हम इस तरीके की आकृतियां हिमालय में देख सकते हैं, जब हिम नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और खंड शिलाएं लेकर के आती है और हिम नदी जब आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, उस समय सड़कों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिम नदी, हिमानी भी कह सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? तो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत होगा, क्योंकि जो जल विद्युत है इसको बहुत ही ज़्यादा धारणी विकास इसलिए कह रहे हैं कि ये स्वच्छ ईंधन होगा, स्वच्छ ईंधन बनेगा, इससे स्वच्छ रूप से बिजली बनेगी, इसको कोयला या खनिज तेल किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं होगा और इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक न्यूनतम था? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब 2011 की जनगणना हुई थी तो ओवरऑल जो बाल लिंगानुपात था उसकी बात नहीं कही गई है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का बाल जनसंख्या अनुपात या बाल लिंगानुपात जिस राज्य में सबसे कम था वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा पर बना हुआ है। कहाँ पर? महानदी पर, ठीक है, ओडिशा में बना हुआ है महानदी पर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर समूहों को मान्यता नहीं देती है। तो ये जो 4 ऑप्शंस दे गए हैं आपको, इनमें से जो जातीय समूह होता है उसमें जनगणना को मान्यता नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब ये एक सूची है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, इसका हमें मिलान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिकल ज्योग्राफी का। यहाँ पे एक तरफ आपको क्या दे रखा है, चट्टानें दे रखी हैं, चट्टानों के प्रकार दे रखे हैं। दूसरी तरफ ये जो दे रखा है सूची, इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सी चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए है संगमरमर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर 4 से इसको हम मैच कर देंगे, ठीक। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आग्नेय शैल हो जाएगा। कोयला क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। बहुत ही कार्बोनिफेरस युग के टाइम की बात है ये, जब जो हिमयुग था उसके बाद जब धरती पर एक तरीके से हिमयुग हो गया तो बहुत सारे पेड़ पौधे या जो भी कुछ थे वे क्या हो गए, धरती के नीचे दब गए और वहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या हो गया, ये सब कोयले में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला। और बलुआ पत्थर क्या हो जाएगा, अवसादी सेल। तो ये मैचिंग हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलेगी आपको? तो अगर आप टुंड्रा क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी, बस कुछ झाड़ियाँ और कुछ कांटेदार पौधे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर मिलेगा आपको शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यह रेखा निम्नलिखित में से किसको छूकर गुजरती है? तो देखिए, दक्षिणी सीमा जो हमारा दक्षिणी बिंदु है, मोस्ट दक्षिणतम बिंदु, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ेगा, ठीक है। तो निकोबार द्वीप समूह को जो ये उत्तरी अक्षांश सीमा है 6 डिग्री 45 मिनट, ये इसको छू करके गुजरेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आम्र वर्षा कहाँ पर सामान्य है? देखिए, जो लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है उसी को हम आम्र वर्षा कहते हैं। इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, ठीक है। तो केरल में इस जो सर्दी के मौसम में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण, इसे केरल में क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। आम की फसल हो रही होती है केरल में उस समय और ये उसके पकने में सहायता करती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपास को उगाने के लिए बारिश या सिंचाई और तापमान, हल्की पाला रहित दिन और
तेज धूप की आवश्यकता होती है, हमें बताना है कि इसमें से कितनी वर्षा चाहिए होगी और तापमान किस प्रकार का चाहिए होगा। तो उच्च तापमान के साथ 210, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ से हम करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगले 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना के समय इनकी कुल पूंजी कितनी थी, हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया स्थापना कब हुई थी, लेकिन पूछ लिया गया प्रारंभिक पूंजी कितनी थी। तो 100 करोड़ की पूंजी के साथ 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बड़ी, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी की हुई थी तो भारत के लिए बहुत कहेंगे हम कि ये अच्छी बात नहीं थी, और हमने इन सब चीज़ों का खंडन भी किया था कि भारत की जो रैंकिंग है बहुत ज़्यादा हाई थी। तो 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रैंकिंग है भारत की, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना शुरू की है? तो देखिए महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई है, लेक लड़की योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। और लेक लड़की का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, उसका अर्थ होगा हिंदी में प्यारी बेटी, ठीक है, या प्यारी बिटिया, ये इसका अर्थ होगा। और ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? तो इंदौर ने यह स्थान जीता था नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री 2023 में सितंबर 2023 में यूनिक्लो ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यूनिक्लो की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है सितंबर 2023 में, ये कैटरीना कैफ हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 26-27 सितंबर को आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये इंदौर में आयोजित हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगस्त 2023 में क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वालकॉम इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये सावी सोनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नील मोहन कौन है? नील मोहन जो है यूट्यूब के सीईओ हैं। ये नाम भी कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में, कल के करंट अफेयर में ये नाम आया था, इसलिए मैं यहाँ पर रिवाइज करा दे रही हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 2024 में आमंत्रित किया गया था, और वे आए भी थे। उन्होंने भारतीय परेड और जो हमारा भव्य वैभव है ये उन्होंने देखा, ठीक है, इंडिया गेट पे। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस के जो अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? गैब्रियल एटल, और वे प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो अब मनाई जा चुकी है, वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, ठीक है। और अभी जुलाई 2024 की अगर बात करें तो 25वीं वर्षगांठ हो जाएगी। याद रखिएगा कि जो ईयर चल रहा है उससे 1 साल पीछे चल रहा है, ठीक। तो ये तो थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन और ज्योग्राफी हमने आज ली। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। मैं डेली एक करंट अफेयर के साथ साथ कोई स्टैटिक सब्जेक्ट का सेट पेपर के लेकर के आती हूँ, और जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली बेसिस पर सेट पेपर आप लोगों को सॉल्व करने को मिलेगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग डेली बेसिस पे इसको सॉल्व करो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है। और आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।